सक्षम लाइव प्रोग्राम से। और हमारे साथ है भगीरथ सिन्हा जी, जो कि हमारे साथ चाइल्ड राइट्स पे चर्चा करेंगे। मासूमियत, मौज मस्ती, खेलकूद, बदमाशी और बहुत सारी ऊर्जा यानी बचपन, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती, ना ही तो कोई जवाबदेही होती है। धीरे धीरे चलना और गिर पड़ना, फिर से उठकर दौड़ने लगना, कोई डांटे तो माँ के आंचल में जाकर छुप जाना, माँ की लोरियां सुनकर उसके चैन की नींद में सो जाना, दादी की गोदी में परियों के किस्से, कहानियां, जिंदगी के ये सबसे सुकून भरे पल जो कि हमें जिंदगी भर याद रहते हैं। बचपन के खेल कूद किस्से कहानियों में जिंदगी भर शिक्षा देते हैं। जिंदगी की कठिन से कठिन परिस्थितियों से हमें लड़ने की हिम्मत देते हैं। कहते हैं बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, पर आपका स्वभाव, आपके विचार, आपके संस्कार और आपका स्वास्थ्य काफी हद तक आपके बचपन पर ही निर्भर करता है। बचपन की सही परवरिश आपका सही मायने में शारीरिक मानसिक विकास करती है, इसलिए हर इंसान को खुशनुमा बचपन मिले, ये बहुत जरूरी है। तो आज सक्षम लाइव प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं चाइल्ड राइट्स पर। तो भगीरथ जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बाल अधिकार क्या होते हैं और ये कब लागू हुआ? जी वेणु जी, नमस्कार। और सक्षम लाइव प्रोग्राम को देख रहे आप सभी दर्शकों का नमस्कार। धन्यवाद करते हैं सक्षम लाइव प्रोग्राम का कि इस मौके पर इस तरह का अच्छा प्रोग्राम आप लोगों के बीच लाया है। वेणु जी, देखिए, जैसा आपने कहा कि बाल अधिकार क्या है। बाल अधिकार देखिए 20 नवंबर को पूरी दुनिया में, भारत सहित पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और बाल अधिकारों पर चिंतन करने वाले तमाम विद्वान, सामाजिक संगठन और बच्चों के हित से जुड़े हुए वो तमाम वर्ग, सभी ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ के अपील पर, संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलकर जब इस मुद्दे पर बहस की, बातचीत की, तो संपूर्ण दुनिया में 20 नवंबर 1989 को बाल अधिकार कानून की घोषणा की गई। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे देश में ही नहीं, बाकी देशों में भी 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। बाल संसार के सभी हिस्सों को लेकर जब तक जागरूकता नहीं आएगी, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा बेहद कठिन है, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले बाल शोषण पर बात करेंगे। जब बच्चों को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, उसे बाल शोषण कहते हैं। इसके तहत नाबालिग अर्थात 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। जब भी बच्चे डर जाएं, उन्हें चोट पहुंचाई जाए और इस तरह की घटनाएं बाल शोषण के दायरे में आती हैं। बाल शोषण की समस्या ने बहुत ही बड़ा रूप ले लिया है। ये केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कहते हैं समाज में हर बुराई के पीछे का कारण शिक्षा का अभाव होता है, लेकिन पुराने जमाने से अब तक का शिक्षा का स्तर बहुत ही तेजी से बढ़ा है। और साथ में ही बाल शोषण ने भी अपने पैर बहुत ही तेजी से बढ़ाए हैं, जो कि आज के समाज में बहुत ही खतरा और गंभीर समस्या बन गया है। आज हर क्षेत्र में बच्चों का शोषण हो रहा है। इस शोषण के बहुत से कारण हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हमारा समाज और हमारा परिवार जिम्मेदार है। देखिए, बात अगर हम वेणु जी जिम्मेदारी की करते हैं, तो आज समाज के हर वर्ग का ये जिम्मेदारी बनता है कि बच्चों पर हो रहे अपराधों को अंकुश लगाने पर। और मैं तो बात करूँ कि 20 नवंबर 1989 से लेकर आज तक अगर बाल अधिकारों की अगर हम बात करें, तो तब से लेकर के अब तक कुछ पैमाने पर बाल अधिकारों की रेखांकन को खींचा गया, लेकिन जो मूलभूत परिवर्तन है, जो बेसिक जरूरतें हैं, उन मुद्दों पर अगर हम बात करें बाल अधिकारों के साथ, तो बिल्कुल भी नदारत लगता है। भारत जैसे देश में जहाँ की व्यवस्थाएं और जहाँ की नींव बच्चा है, बच्चों की अगर हम कहें कि भाई बच्चा तभी संपूर्ण हो सकता है जब
उनकी देखरेख, उनकी सुरक्षा और तमाम चीजें, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों को देखिए 4 अधिकार दिए हैं, है ना। जीवन जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और भागीदारी का अधिकार। इन तमाम चारों अधिकारों में बहुत सारी और भी छोटी छोटी आयाम है जिनसे कि बाल अधिकारों को संपूर्णता में रेखांकित करता है। अगर मैं बात करूं कि बात अभी हम आप जिम्मेदारी की कर रहे हैं, हमारे देश में इस व्यवस्था को देख करके बड़ा शर्म से लगते हैं। मुझे बड़ा शर्म से महसूस होता है कि बच्चों के अधिकारों पर बात करने वाले तथाकथित वो सामाजिक संगठन, एनजीओ, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, अध्यापक, आईएएस और आईपीएस अफसर आज कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? वो किस तरह से रेखांकित कर रहे हैं बाल अधिकारों को? क्या कर रहे हैं बाल अधिकारों को? आप नहीं देख रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है? जब आप गाड़ी से निकलते हैं और रोड पर जब बच्चे भीख मांगता है, आपके गाड़ी को साफ करते हुए बच्चे जब आपके सामने हाथ फैलाते हुए गिड़गिड़ाते हैं, तब आप किस कदर से आंखें बंद करके चले जाते हैं और बात करते हैं कि हमारे देश में बाल अधिकारों की कौन आखिर जिम्मेदार? मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानना चाह रहा हूं इन अधिकारी महोदय से कि क्या बना रखा है हमारे देश में बाल अधिकारों का? कब आखिर बच्चों के इन अधिकारों को देंगे आप? क्या आपने इसको सिर्फ किताबों तक सीमित रखा है? क्या सिर्फ ये खुशियां मनाने के लिए रखे हैं? साहब, ऐसे नहीं चलेगा बात। मैं जानना चाहता हूं कि इन तमाम अधिकारियों, जितने हमारे देश में बाल अपराधी घूम रहे हैं इधर उधर, उससे कहीं ज्यादा, कई गुना हमारे बाल रक्षक हैं। वो लोग हैं जो बच्चों के हित चाहने वाले हैं, लेकिन कहां सोए हुए हैं? क्यों नहीं जग रहे हैं? क्यों नहीं बोलते हैं इस पक्ष पर? बच्चों के ऐसे अपराध, जघन्य अपराध जब समाज में हो रहे बैठे हुए हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं विरोध के लिए एक तनिक आवाज उठा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि नीति और नियत दोनों में खोट है, और तभी ऐसे हालात में सरकार और प्रशासन दोनों की भर्त्सना करना जायज होता है। और आज ऐसे ही प्रश्नों पर, ऐसे ही ज्वलंत सवालों के साथ हम आज आपके बीच उपस्थित हैं कि कब तक, आखिर कब तक वो बच्चा आपसे अधिकारों के लिए गिड़गिड़ाएगा? आखिर अधिकार तो वह है जो बिना मांगे दिया जाता है, उसमें भी सुरक्षा के लिए, देखरेख के लिए। ये साहब, ये ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। बच्चों का जो अधिकार है उन्हें पूर्णतः मिलना चाहिए, और ये तमाम लोगों के, हम सब की, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। घर, समाज, परिवार और दुनिया जहान की सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को अधिकार मिले, और देना ही पड़ेगा। तो विनू जी देखिए, इस तरह से बच्चों का जो आज शोषण का दर बढ़ता जा रहा है। जी, ये तो मैं भी पूछना चाहूंगी उन वकीलों से, सरकारी अफसरों से और पुलिस कर्मियों से जो कि काम तो करते हैं लेकिन सिर्फ अपने काम तक ही सीमित हैं, और क्या उनको नहीं दिखता कि जहाँ से वकील गुजरते हैं वहाँ पे क्या उनको नहीं दिखता कि बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं चाय की दुकान पे काम कर रहे हैं, या फिर वो छोटे बच्चे जिनका शोषण हो रहा है लेकिन वो सिर्फ अपने काम तक ही सीमित है और उस टाइम उसको अनदेखा कर देते हैं। क्या वो पुलिसकर्मी जब गुजरते हैं अपने राह से, तो क्या उनको नहीं दिखता कि उनके आसपास जो भी हो रहा है शोषण, तो वो उस चीज़ को क्यों नहीं रोकते हैं? क्या सिर्फ उनका ड्यूटी तक ही अपना अधिकार है कि मैं सिर्फ ड्यूटी तक ही अपना काम संभालूंगा? अगर वो अपने ड्यूटी को ना समझ के ये समझे कि हमें अपने देश में हो रहे शोषण को कम करना है, तो रास्ते में दिख रहे ऐसे शोषण को अगर वो रोकें तो हमारे समाज में ऐसा होगा ही नहीं। हर बच्चा जो है शोषण मुक्त रहेगा। और मैं पूछना चाहूँगी उन DCW, DCPCR, NCPCR, DCPU और CWC, SJPU, JJB मेंबरों से सवाल करना चाहूँगी कि क्यों इतना सुरक्षा कर्मियों के होते हुए भी दिन प्रतिदिन बच्चों पर शोषण क्यों बढ़ते जा रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है?
मैं आप सभी से पूछना चाहूँगी कि आपने क्यों आपको मतलब कि सिर्फ अपना काम ही दिखता है और इसके अलावा आपने उन शोषित बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जिनका गरीबी और मासूमियत लाचारी के सिवा कुछ भी नहीं है। देखो वेणु जी, जहाँ हम विवशता और लाचारी की बात करते हैं, एक दृश्य आपके सामने, हर सड़क, फुटपाथ और हर मोड़ पर भूखा बचपन रो रहा, हर चौक पर जुर्म क्या क्या सह रहे सब जानते हैं, जुर्म क्या क्या सह रहे सब जानते हैं, फिर भी आंखें बंद है, फिर भी आंखें बंद है। क्यों? क्यों गठजोड़ पर? ये जो टालने की प्रवृत्ति है, ये हमारा नहीं जी, आपकी नहीं जी, आपकी नहीं जी, आपकी। ये जो अफसरशाही सिस्टम है हमारे देश में, ये जो एक दूसरे पर थोपने पर लगे हुए हैं, गठजोड़ करने पर लगा है, ये बड़ा ही खतरनाक स्थिति है हमारे देश के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए, बच्चों के अधिकारों के लिए। और तभी बच्चों का अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। देखिए, एक बहुत महात्मा जी एक आश्रम में रहते हैं और उनके पास ऐसे ही कुछ अधिकारी जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि आदरपूर्वक कि महात्मा जी, आखिर ऐसा क्या होता है कि जब हम अपने पार्टी में होते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं या अन्य यात्रा पर होते हैं, कहीं हम शांति की खोज में अन्य जगह पर जाते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, तब वहाँ हमें नींद नहीं आती, हमें चैन नहीं आती है। और आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम आपके पास आते हैं, जब आध्यात्मिक कर्मों में आते हैं और जब हम किसी असहाय का मदद करते हैं, तब हमें सुकून सी महसूस होता है। महात्मा जी फिर मुस्कुराए और बोलते हैं, यही तो समझने की बात है, आपके प्रश्नों में ही आपका जवाब है। भाई, जब आप पार्टी करते हैं, अपने दोस्तों में होते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उस समय आपको नींद नहीं आती है। पता है क्यों? क्योंकि वो जो रास्ते हैं, वो जो काम है, वो कांटों भरी है, वो दुख भरी रास्ते हैं। वो कांटे आपको दिखता नहीं है, वो परेशानी आपको दिखता नहीं है, लेकिन वो जीवन पर्यंत कष्ट ही देने वाली चीज़ होता है। इसलिए वहाँ आप चैन और सुकून नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप किसी असहाय की कुछ मदद करते हैं, जब आप आध्यात्मिक कर्मों पर ध्यान देते हैं, तब आप सुकून महसूस करते हैं। क्योंकि यहाँ आपको आत्मिक संतुष्टि इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ आपके लिए सैया बनाए, एक शांति का माहौल मिलता है आपको, और उसमें तभी आप सुकून महसूस करते हैं। तो देखिए, इन कर्मों को ही लगातार अपने जीवन पे उतारना है और इसे भूलना नहीं है। महात्मा जी ने उन्हें फिर मुस्कुराते ही जवाब दिया कि सिर्फ इन्हें इस बात को याद रखो, कि उस पल को याद रखो कि जब आप किसी की मदद करते हैं, जब किसी असहाय को आप सहयोग करते हैं, तब आपको सुकून मिलता है। इसका मतलब है कि आपने तभी सत्कर्म किया, अच्छे कर्म तभी किया, और वही आपको फूलों की सैया की भांति शांति मिलती है। आपको अपने जीवन में भी ऐसे कर्म सदैव करते रहना चाहिए। जब कभी भी आपको अशांति और बेचैनी महसूस हो, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आप अपने कर्मों से डगमगा रहे हैं और आपको अच्छे कर्म पथ पर अग्रेसिव हो जाना चाहिए, क्रमागत चालू हो जाना चाहिए। यही आपके सुख शांति का कारण है, जो आज हमारे ऑफिसर, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग समय समय पर इसको भूल रहे हैं और इन्हें याद करने की ज़रूरत है। और इससे बड़ा महात्मा जी ने जो कहा, इससे बड़ा और सत्य दिखाने के लिए उनके पास क्या हो सकता है। तो मीनू जी, यही प्रश्न है, यही सवाल है बेचैनी का हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे परिवार में।
आपने जो जो उदाहरण आप बच्चों के बारे में कह रहे हैं, जिस तरह के भी वातावरण आप खड़ा कर रहे हैं, वो तमाम के लिए हमारा समाज, परिवार और वो शासन प्रशासन जिम्मेदार है और उन्हें ही इस जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। तो वीनू जी देखिए, ये आपने ये तमाम लोगों की जो बड़ी व्याख्या और लंबे चार्ट जो बताए, इनको इन चीज़ों पर अमल करने के लिए सदैव तत्पर करना रहना पड़ेगा ही। जी आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे समाज में आज भी पुरानी सोच को लेकर जिया जा रहा है कि आज भी हम देख सकते हैं कि किस तरह लड़के और लड़कियों को लेकर भेदभाव किया जा रहा है, जो कि बच्चों के विकास को रोकता है। और इस तरह का भेदभाव करना शोषण का ही एक रूप है। अलग अलग प्रकार के शोषण में 5 से 12 साल तक के बच्चों का शोषण का सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं और इन बच्चों पर खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरह से सेफ रखें? देखिए, जो आपने कहा कि 5 से 12 साल के बच्चों के ऊपर खतरा ज़्यादा होता है, उसके ऊपर हिंसा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो उम्र होता है ना, ये बच्चों के सिखाने का उम्र होता है। और इसी उम्र में बच्चे जो है प्रश्न पर प्रश्न करते हैं, प्रश्न दर प्रश्न दोहराते हैं और उनकी जिज्ञासाओं को आप अभिभावक, टीचर अगर उनका सही समय पर, सही वक्त पर जवाब नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी मन की भावनाओं को अपने सहपाठी के सामने प्रस्तुत करने का कोशिश करेगा। वहाँ भी अगर उसको सही जवाब, संतुष्टि लायक जवाब नहीं मिलेगा, तब क्या होगा, वो भटकेंगे, वो अपनी राह से गलत रास्ते पर शुरू करेंगे। और इसी वक्त का तो इंतजार समाज के वो वर्ग ढूंढते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और इस वक्त का वो नाजायज फ़ायदा लेता है और बच्चों के ऊपर जुर्म होता है, शोषण होता है। इसलिए आप सभी जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार अभिभावक, आप सभी अध्यापक, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, बच्चों के उन सवालों को बाखूबी समझें, उनके कौतूहल भरे प्रश्नों को जानकर उनका हल या उनके मन को शांत करने के लिए उनके प्रश्नों का जवाब देने की लगातार प्रयास करें, ताकि वो अन्यत्र अपने सवालों को ना शेयर करें और इस जो खामियाजा ये आपराधिक वर्ग उठा पाता है। इसलिए जो आपने परंपरागत बात कही कि भाई बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे बड़े शैतान होते हैं और उसे मारना पीटना लाजमी है। उसे सुधारने के लिए, उसे ठीक करने के लिए उसे मारना पीटना चाहिए। और यही चीज़ें, यही अनुसरण स्कूल में हो जाता है, जो बिल्कुल भी गलत है। बच्चों के साथ बिल्कुल भी, में आप संस्कृत में हमने पढ़ा है, लालयेत पंचवर्षानि 10 वर्षानि ताड़येत प्राप्ति तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत, कि 5 वर्षों तक बच्चों का बखूबी लालन पालन करना चाहिए। 10 वर्षों तक उसे डांट फटकार और बातें समझाना चाहिए। 16 साल का जैसे ही बच्चा हो जाए तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, उन्हें समझने और समझाने का प्रयास करना चाहिए। और जिस वजह से उस उम्र में बच्चों को अगर हम बात नहीं करते हैं, तभी वो भटकाव की ओर जाता है और अपराध को बल मिलता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आजकल ऐसा भी देखा जा रहा है कि समाज में हर एक 3 में से 2 बच्चे जो है शारीरिक शोषण का शिकार होते हैं, और इसमें लड़कियां ही नहीं, लड़के भी इसमें शामिल हैं और उनके साथ भी शोषण किया जा रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि कहीं मतलब कि एक ही जगह हो, किसी एक क्षेत्र में हो, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे आसपास हर जगह ही ऐसा कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। तो आप इस चीज़ को लेके क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल वेणु जी, आप ठीक कह रहे हैं कि जो शोषण का जो पैमाना है वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के ऊपर भी होता है। देखिए, जो अपराध में आपने कहा कि बलात्कार, सामूहिक बलात्कार,
बच्चों की हत्या, है ना, ये तमाम चीज़ें जो होता है ये बच्चियों के साथ तो होता ही होता है। ये बड़े ही दर्दनाक है, बड़ा दुखद है घटनाएं। और समय के साथ साथ ये घटनाएं जहाँ कम होनी चाहिए वहाँ बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं कि यही घटना लड़कों के साथ होता है तो क्या होता है। एक समय के साथ जब वो विक्टिम्स लड़कियाँ जगह परिवर्तित हो जाता है, बड़ी होकर के जगह बदल जाती है, शादी होकर के कहीं अन्यत्र चला जाता है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें बदल जाते हैं। लेकिन अगर यही बातें लड़कों के साथ होता है तो ये कितना खतरनाक और भावनात्मक रूप से उनके पर कितना गहरा आघात पहुंचता है। क्योंकि जहां लड़का वो जन्म लिया ताउम्र वहीं रहता है, और जो ताने पड़ता है सहपाठी के द्वारा या समाज के द्वारा कि तेरी तो ले ली गई, कितना वो बच्चा किस रूप में जीता है, वो तिल तिल करके किस तरह से जीता है, यही समाज की विडंबना है। और लड़कियों की अपेक्षा, बेटियों की अपेक्षा बेटों के ऊपर ये प्रभाव जो है अत्यंत ही जीवन पर बहुत असर पड़ता है। देखिए, प्रभाव जीवन में ये जितने भी घटनाएं हैं समान रूप से दुखदाई है, चाहे किसी बेटी के साथ हो या बेटा के साथ हो। ऐसा व्यवहार ताउम्र उनके जीवन को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित ही करता है, न कि उन्हें एक जीने का अवसर देता है। लेकिन जो समय के साथ बदलाव है वो धीरे धीरे होता है। हमारे यहाँ पर उसकी जो काउंसलिंग की है वो भी व्यवस्था होता ही है। लेकिन इस कार्यक्रम को, इस व्यवस्था को और जो गति देना है उसकी ज़रूरत महसूस करते हैं। जी वेणु जी, ये तमाम चीज़ें हमारा अंग है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और कहने को हमारा जो समाज है बहुत ही स्वतंत्र है, आज़ाद है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे समाज में ऐसा क्यों होता है कि एक छोटा बच्चा जो है जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा उसके साथ भी शोषण होता है। तो हमें बहुत ही ज़रूरत है जागरूक रहने की हमारे समाज में, क्योंकि इतनी सेफ्टी होने के बाद भी, सुरक्षा कर्मियों के होने के बाद भी कहा जाए तो हमारे देश में जितने अपराधी नहीं हैं उससे ज़्यादा सुरक्षा कर्मियों हैं। उनके बावजूद भी क्यों अपहरण क्यों होते हैं, रेप, सामूहिक रेप क्यों होता है, और बच्चों का शारीरिक मानसिक शोषण क्यों होता जा रहा है। अब आप ही बताइए, क्या ज़रूरी नहीं बंद आंखों को खोलना और हमें आपको इस महत्वपूर्ण मुद्दे को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे जो समाज के बहुत ही छोटे बच्चे हैं उनको सेफ रखना और एक दूसरे को समझना। इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी भी है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या स्थानीय निकाय हो, इन सभी स्तरों पर बाल सुरक्षा को लेकर के बाल सुरक्षा दल की गठन हो। बाल सुरक्षा दल के लिए बच्चों की अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ठोस कदम उठाए। उसके लिए जो नीति बनाने की ज़रूरत है वो मजबूती से नीति बनाकर उसे लागू करे। सिर्फ नीति ही नहीं, नियत से लागू करने की भी ज़रूरत है। बहुत लंबे समय से बहुत सारे विभाग हैं बच्चों के ऊपर काम करने वाले, लेकिन तत्परता जो होनी चाहिए, जो संवेदना होना चाहिए बाल अधिकारों के प्रति, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धूमिल होता सा दिखता है, जिसको कि और तेज़ी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जी, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, जो आप दर्शक लोग देख रहे हैं, कि क्या हमें अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर जागरूक होने की ज़रूरत नहीं है? अगर है ऐसा तो आप अभी कमेंट बॉक्स में, सक्षम के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने सुझाव को दीजिए। हमारा सक्षम ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। मैं दोबारा से इसे बोलना चाहूँगी, saksham.del1@gmail.com। और हमारा सक्षम यूट्यूब का आईडी है सक्षम दिल्ली, जिसमें हमारा कांटेक्ट नंबर भी है। कांटेक्ट नंबर हमारा 9311124880।
कॉन्टेक्ट नंबर है हमारा 9311124880। तो कमेंट करना ना भूलें और जुड़े रहिए हमारे साथ सक्षम लाइव प्रोग्राम में खुद को जागरूक करने व अपने सुझाव लोगों तक पहुंचाने के लिए। अगर आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से देते हैं तो हम आपका सुझाव अगले कार्यक्रम में आपके नाम के साथ प्रसारित करेंगे। इसी के साथ साथ हमारा जो साप्ताहिक कार्यक्रम जो बंधा हुआ है कि प्रत्येक सोमवार को हमारा जो काम का है लाइफ स्किल का, कौशल विकास का, मंगलवार को बाल अधिकार का जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बुधवार को जो प्रोग्राम है वो लोक कला का। कल हम आपको लोक कला में मशहूर विवाह कलाकार से हम आपका परिचय करवाएंगे। हमारे देश दुनिया में विवाह का क्या महत्व है, विवाह की क्या खासियत है, इस पर कल हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ बृहस्पतिवार को जो हमारा कार्यक्रम है मेरी दास्तां मेरी कहानी, आपने पिछले एपिसोड में भी हमारा इस पर आपने देखा था। अगली एपिसोड पर भी हम मेरी दास्तां मेरी कहानी पर चर्चा करेंगे। शुक्रवार को हमारा शिक्षा का मुद्दा है। साथ ही साथ शनिवार को हिंसा, आओ हिंसा रोकें, इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। रविवार को आओ करके सीखें, बच्चों में जो भी सृजनात्मक ताकत है, जो भी वैज्ञानिक क्षमता है, उस कुछ नया करने की उसमें प्रवृत्ति है, उन तमाम क्षमताओं को हम आपके बीच में लाने का प्रयास करते हैं। तो आप इन तमाम चीज़ों को हमारे प्रोग्राम के माध्यम से देख रहे हैं। जी विनू जी। सक्षम लाइव प्रोग्राम के जरिए हम आपको जागरूक करते रहेंगे और ये प्रोग्राम बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम उस चीज़ को लेके जागरूक नहीं होते हैं जो कि हमारी लाइफ का पार्ट है। और बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को सेफ़ रखना और ख़ुद को सेफ़ रखना, क्योंकि वही कल के युवा होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको अगले प्रोग्राम में लेके आ रहे हैं चाइल्ड राइट्स के ऊपर ही उनके अधिकारों के बारे में बताएंगे कि उनके अधिकार क्या क्या होते हैं। और अधिकारों में हम चर्चा करेंगे जिसमें राइट टू सर्वाइवर होगा, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू प्रोटेक्शन और राइट टू पार्टिसिपेशन। इन सभी मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए सक्षम लाइव प्रोग्राम में, जिसका जीमेल आईडी मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया है, saksham.del1@gmail.com। आप सभी दर्शकों से अपील है कि हमारे प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप देखिए वेणु जी, हम लोग यही बात कर रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने प्रोग्राम में लाइव और सब्सक्राइब करने के लिए लोगों से अपील करते हैं, दर्शकों से अपील करते हैं। हम इस तरह के जो सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए पहलू होता है, जो शिक्षा से जुड़े हुए और परिवार को एक सुसंस्कारों में बांधने वाले कार्यक्रम होता है, इसके लिए मुझे आपसे अपील करने की ज़रूरत होती है। लेकिन यही चीज़ें जहाँ मनोरंजनपूर्ण होता है, जहाँ अश्लील और अभद्र चीज़ों का प्रदर्शन होता है, वहाँ पर देखिए स्वतः कितना लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। जबकि साहब आपके लिए ये प्रोग्राम परिवार को जोड़ने के लिए, समाज को बदलने के लिए है। तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में खुद से भी इसकी चर्चा करना चाहिए, सामने आना चाहिए। और आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप अपना सुझाव मुझे महत्वपूर्ण सुझाव दें। अभी हमारे बहुत सारे साथियों ने सुझाव दे हुए जो मैं देख रहा हूँ। आप सभी प्रबुद्ध साथियों का, आप सभी दर्शकों का हार्दिक बंधन है कि आप हमें सुझाव दे रहे हैं और आपके सुझाव के अनुकूल हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर से बेहतर करने का सतत प्रयास भी कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम में हम बाल अधिकारों की चर्चा हम कर रहे हैं और बाल अधिकारों पर जो समस्याएं हैं बहुत सारे जगहों पर अभी हमारा तो ऐसा मानना है। देखिए ये तमाम चीज़ें एक सवाल बन करके, एक प्रश्न बन करके हमारे सामने खड़ा होता है। क्या कि आप जब जिस रोड से गुजरते हैं, जिस ढाबे पर आप खाना खाते हैं, जिस होटल पर आप जाते हैं, जिस चाय की दुकान पर आप चाय पीते हैं, आप वहाँ बच्चों को देखते हैं कि अगर वहाँ बाल मजदूर हमारा काम कर रहा है, बच्चे अगर लोग
काम करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि ऐसे दुकान, ऐसे ढाबों या ऐसे स्थलों का पर जाना और उनका चीज़ों को लेना बिल्कुल भी हमें बंद करनी चाहिए। और जब तक आप देखिए, बहुत सारे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत जगह मैंने देखा कि बहुत सारे बड़े फर्स्ट क्लास ऑफिसरों के घरों में भी बाल मजदूर काम करते हैं, छोटे बच्चे काम करते हैं। हम इनका सामाजिक बहिष्कार जब तक नहीं करेंगे, जब तक पुरजोर विरोध नहीं करेंगे, जब तक इसको आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक बात बनने वाली नहीं है। हमें सभी स्तर पर, घर, समाज, परिवेश से लेकर के हाई क्लास तक इस पर पैनी नज़र रखना है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि हमारे साबर डेयरी में भी 2010 के आसपास की घटना थी कि यहाँ चूड़ी के फैक्ट्री में 10 बच्चों को झारखंड और बिहार के बच्चों के साथ किस तरह से बेरहमी से बर्ताव होता था। वो बच्चे पिछले 6 महीना से सूरज के रोशनी को नहीं देखा उन्होंने कभी, इस तरह से, और उनके हाथ पांव केमिकल से जो है पूरी तरह से कई सड़ गया था, पूरी तरह से जख्मी हो गए थे बच्चे। एक कपड़े पर एक ही रूम में 10 बच्चों को सुलाता था, 24 घंटे में एक टाइम का खाना और पानी रख दिया जाता था। जब हम लोगों को पता चला, हम लोगों ने फ़ौरन इस घटना पर सभी लेवल पर कार्रवाइयाँ शुरू की। 24 घंटा के अंदर उन 10 बच्चों को मुक्त करवाया हम लोगों ने, और सभी बच्चों को सुरक्षित प्रशासन की ओर से सुरक्षा के माहौल में उनको उनके घर तक छोड़ा। आंख बंद करके तमाशबीन होने से बात नहीं बनने वाला है। हमें सजग और जागरूक होकर के हर मोड़ पर देखना पड़ेगा कि बच्चों के साथ कहाँ जुर्म हो रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमें बहुत ही जागरूक होने की ज़रूरत है ताकि हम अपने साथ साथ लोगों का भी भला कर सकें। चाइल्ड राइट्स के साथ ही इसके जागरूक होने के साथ ही हम हर हफ्ते हमारा हर नए नए टॉपिक पे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपको देखने की बहुत ही ज़रूरत है। और इसी के साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि हर हफ्ते हमारे प्रोग्राम में लकी ड्रॉ निकाला जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ चूज़ करते हैं और उनको लकी ड्रॉ के माध्यम से प्राइज़ देते हैं। तो हमारे साथ बने रहें और अपने आप को जागरूक करें, अपने समाज को जागरूक करें। देखिए, हमारे साथ जो है इन्होंने कमेंट किया है, हमारे साथी इसका नेम है, हम जागरूक होंगे तभी समाज जागरूक होगा। साथ ही नरेश जी लिख रहे हैं कि जिस परिवार में कोई बड़ा नहीं है कमाने के लिए, उनको खाना कौन देगा, वे अपना पेट कैसे भरेंगे। देखिए, अभी हम 2-3 दिन पहले की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के एक जेल में एक अपराधी बंद थे और इसी तरह का माहौल था कि वहाँ कोई दूसरा देखने वाला नहीं था। उसी के साथ वो बच्चा भी अपने फादर के साथ जेल में था। इत्तेफाक से एक अधिकारी जेल निरीक्षण के लिए गए हुए थे और उन्होंने देखे कि वो बच्चा अपने फादर से लिपट करके रो रहे थे, बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। और जब मालूम किया तो पता चला कि वो जेल में फादर के साथ रहते। फ़ौरन उस IAS अधिकारी जी ने उस बच्चे को अपने गोद में लिया, अपने साथ लेकर के उनको स्कूल ले गए और उनके उस शहर के नामी गिरामी स्कूल में उसका एडमिशन करवाया गया और उनके देख रेख की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ली है। सैल्यूट है ऐसे अफसरों को, क्यों नहीं कर सकते। अन्य ऑफिसर भी जिम्मेदारी से अगर करना चाहें, इस देश का एक एक बच्चों पर अगर पैनी नज़र रखें, सभी बच्चे सुरक्षित हो सकते हैं। जैसा अभी विनोद जी बात कर रहे थे कि जितना अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उससे कई गुना बच्चों के शुभचिंतक हैं, बच्चों के लिए काम करने वाले लोग हैं। अगर ऐसे ऑफिसर सामने आकर के उनके हमदर्द बने, उनके लिए काम करें, तो सचमुच निश्चय ही देश के सभी बच्चे सुरक्षित होंगे और बच्चा खुशहाल होगा।
हर नौनिहालों को खुशहाली मिलेगा। लेकिन उनके साथ ही बहुत से ऐसे सुरक्षा कर्मी भी हैं जो बहुत ही जी जान से और ईमानदारी से काम करते हैं, तो उनकी भी तारीफ करना चाहूँगी मैम। जी बिल्कुल, वो सैल्यूट के पात्र हैं। हम तहे दिल से सैल्यूट करते हैं उनको, जो बच्चों के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समाज में उनके लिए काम नहीं हो रहा है। गति देने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऑफिसर्स, जैसा हमने अभी 3 दिन की बात का, बहुत सारे शुभचिंतक, समाज कर्मी, समाज के में काम करने वाले संगठन साथी, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बस ज़रूरत है तो एक नई दिशा और एक नई गति देने की। इसी के साथ आप सभी दर्शकों का आज हमारे सक्षम लाइव प्रोग्राम में हार्दिक धन्यवाद है। अगली फिर नई कोशिश और नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ हम मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। सक्षम लाइव पर बने रहिए। आपके साथ मैं भागीरथ सिन्हा और विनु जी। तो नमस्कार आप सभी दर्शकों का। कमेंट के साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आप लोग अपने आसपास हो रहे बच्चों के ऊपर शोषण, अगर आपको लगता है कि हाँ इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, ताकि हम उनकी स्टोरी मीडिया के सामने लेकर आएँ और उनको भी न्याय मिले। तो बहुत ज़रूरी है अपने अधिकार के साथ दूसरों का भी ख्याल रखना। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ईमेल आईडी पे। थैंक यू, धन्यवाद।